नमस्ते मित्रों। एमए प्रीवियस ईयर के विद्यार्थियों के लिए राजगृह और पाटलिपुत्र के दो मौर्यकालीन नगरों के नगर विन्यास और वास्तुकला से जुड़े इस प्रस्तुति में आप सबका स्वागत है। सेमेस्टर फर्स्ट के लिए ये प्रस्तुति आपके लिए सहायक सिद्ध होगी, ऐसी अपेक्षा है। मित्रों, राजगृह और पाटलिपुत्र ये दो नगर मौर्यकालीन या उसके भी पहले राजनैतिक दृष्टि से योजनाबद्ध नगरों के विकास की कड़ी के दो अहम बिंदु हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही नगरों के विकास के विषय में जो जानकारी उपलब्ध होती है उसे साहित्यिक और पुरातात्विक तथा कलागत उदाहरणों के आधार पर पुष्ट किया जा सकता है। साहित्यिक साक्ष्यों के रूप में हमारे पास उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथ, जिनमें अथर्ववेद पर आधारित शिल्पवेद, स्मृति ग्रंथ आदि महत्वपूर्ण हैं, और उसके बाद कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में समझा जा सकता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भूमि और भूमि के नियमन या मैनेजमेंट से जुड़े विभिन्न पहलुओं का विस्तृत अध्ययन करता है, और अर्थशास्त्र अपने आप में नगर विन्यास दुर्ग विधान से जुड़े प्राथमिक आदर्शों की व्याख्या करता है, और इस दृष्टिकोण से इसे हम पहली सुव्यवस्थित व्याख्या के तौर पर स्वीकार कर सकते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किसी नगर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सुरक्षा भित्ति या दुर्ग के निर्माण की जो योजना दी गई, और दुर्ग के भीतर अथवा अदुर्गीकृत नगर के लिए जो वास्तु विधान प्रस्तावित किया गया, उसे पुरातात्विक उत्खननों में स्थान स्थान पर देखा जा सकता है। कौटिल्य से पूर्व भी हम न सिर्फ राजगृह बल्कि एरण, उज्जैन, वाराणसी के समीप राजघाट, कौशाम्बी इत्यादि स्थानों से ऐसी नगर प्राचीर के अवशेष प्राप्त करते हैं जो नगर की सुरक्षा के लिए कुटी मिट्टी और कच्ची पक्की ईंटों के द्वारा खड़ी की गई थी। राजगृह वो स्थल है जहां संभवतः जरासंध के समय से ही, अर्थात महाभारत काल से ही, प्राचीर की भित्ति के साक्ष्य मिलते हैं, जिस भित्ति को बाद के कालों में और परिपक्वता प्राप्त हुई। न सिर्फ भित्ति को बल्कि राजगृह नगर को भी दो रूपों में विकसित किया गया, जिसमें प्राचीन राजगृह और नवीन राजगृह दोनों शामिल हैं। प्राचीन राजगृह, जिसे महाभारत में गिरिव्रज के नाम से जाना जाता है तथा जिसका वर्णन हमें फाह्यान और वेनसांग के वृत्तांतों में भी मिल जाता है, उसके अनेक नाम थे, जिसमें कुशाग्रपुर, राजगृह तथा गिरिव्रज मुख्य हैं। ये नगर अपने नामों के अनुरूप 5 पहाड़ियों या गिरि शिखरों से युक्त था, उससे सुरक्षित था। ये जो 5 अथवा 5 से अधिक पहाड़ियाँ थीं, इन्हें 5 टेकरियों के नाम से भी जाना जाता था, जिसके अलग अलग नाम हमें महाभारत और त्रिपिटक ग्रंथों में मिलते हैं। वैभार, वेपुल, पंडव, इसिगिल, गिज्झकूट ये बौद्ध त्रिपिटकों में प्रदान किए गए वो नाम हैं जो यहाँ की पहाड़ियों के लिए हमारे वर्तमान प्रत्यभिज्ञान स्वरूप हैं। वर्तमान में इन्हें हम वैभारगिरी, विपुलगिरी, रत्नगिरी, छठागिरी
शैलगिरी, उदयगिरी और सोनगिरी पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। इन्हीं पहाड़ियों का वर्णन हमें महाभारत में वैहार, वराह, वृषभ, ऋषिगिरी और चैत्य के नाम से प्राप्त होता है। कुछ भी हो, इन विभिन्न नामों के होने के बाद भी ये पहाड़ियाँ जो प्राकृतिक रूप से इस स्थल की सुरक्षा दे करती थीं, उनके भीतर भी मनुष्य द्वारा निर्मित रक्षा प्राचीर के उदाहरण या उसके साक्ष्य लगभग 30 मील की लंबी दूरी तक प्राप्त हुए हैं। 30 मील के इस विशद घेरे में प्राप्त हुआ एक दैत्याकार, या जिसे वर्तमान समय में साइक्लोपियन वॉल कहते हैं, ऐसी दैत्याकार भित्ति या प्राकार के साक्ष्य ये बताते हैं कि अनगढ़ पत्थरों को एक के ऊपर एक सजाकर बिना किसी सीमेंटिंग एजेंट के स्थापित करना और फिर उससे एक ऐसी दीवार का निर्माण करना जो 2500 वर्षों तक टिक सके, ये वास्तुकला की कितनी परिपक्व समझ का द्योतक है। कहीं कहीं पर 12 फीट की ऊंचाई और 18 फीट की मोटाई वाली ये दीवार उन पुश्तों या उन वप्रों या चबूतरों के माध्यम से मजबूती प्राप्त करती है जो लगभग 40 फीट से लेकर के 34 फीट या 60 फीट से लेकर के 40 फीट के लंबाई चौड़ाई वाले आकृति के हैं। ऐसी ठोस चौकोर आकृति की ये साइक्लोपियन वॉल या दीवार, जिसे कनिंघम ने, अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के हमारे पहले अधिकारी थे, उन्होंने इसे खोज निकाला और इसके बाद से ही ये पर्यटकों का ध्यान आकृष्ट करती है और विश्व की अपने तरह की दूसरी दैत्याकार दीवार है जिसे बनाने में न जाने किस दैवीय प्रेरणा ने काम किया होगा। मूलतः इस दीवार को जरासंध के काल का माना जाता है। अनुश्रुतियों में संभवतः मौर्यों के समय तक ये निश्चित रूप से राजगृह की प्राकृतिक सीमाओं को देख रही थी, उसकी सुरक्षा कर रही थी। बिंबिसार, जिसे हर्यंक वंश का पहला शासक माना जाता है और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जनपदीय क्लैशेस के काल में, संघर्षों के काल में जिसने मगध को सबसे ऊंचा दर्जा दिला दिया, उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा राजधानी स्थानांतरण के पूर्व तक गिरिव्रज मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में गिरिव्रज या राजगृह प्रतिष्ठित रहा। राजगृह यह स्थल जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, अनेक स्थापत्यगत अवशेषों का स्थान है। इसकी लगभग हर चोटी पर जैन मंदिर बने हैं। बौद्ध अपने तीर्थंकर, अपने ईश्वर, अपने स्वामी, अपने गुरु गौतम बुद्ध के जीवन काल से इसे जोड़कर पवित्र स्थल मानते हैं और हिंदुओं के लिए ये स्थानीय देवी देवताओं की पूजा का एक मनोरम स्थल है। इतिहासकारों के लिए इसके हर अंग पर हस्ताक्षरित वो तमाम स्थापत्यगत नमूने हमें राजनैतिक संघर्षों के उस युग का वर्णन दिखाते हैं जिसे लिखने में न जाने कितनी डायनेस्टीज और राजवंशों ने अकूत श्रम किया। इस राजगृह के कलावशेषों में सबसे प्रारंभिक स्थान उस इमारत का है जिसे जरासंध की
बैठक या जरासंध के अखाड़े के नाम से जाना जाता है। हम जानते हैं कि महाभारत कालीन अवशेषों से भी राजगृह को जोड़ा जाता है और ये अवशेष लगभग 6ठी-7वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक इस स्थान की प्राचीनता को निश्चित रूप से ले जाते हैं। और इसी जरासंध की बैठक या अखाड़े को इस उठे हुए मंच से जोड़ा जाता है। ये वही अखाड़ा माना जाता है जहाँ पर श्री कृष्ण की प्रेरणा से भीम ने जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए और उन्हें विपरीत दिशाओं में फेंक कर उसके दोबारा पुनर्जीवित होने की संभावना को समाप्त कर दिया। जरासंध के जीवन काल के अतिरिक्त इस जगह की पहचान बौद्ध पिप्पली गुहा से की जाती है। पिप्पल गुहा या पिप्पली गुहा जो वैभार पहाड़ी की पूर्वी ढलान पर स्थित है। जो नीचे आप चित्र देख रहे हैं उठे हुए मंच का बाएं हाथ पर, वो चित्र पिप्पल गुहा का है जिसे जरासंध की बैठक या मचान के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, वैभार पर्वत अपनी कुछ महत्वपूर्ण इमारतों के लिए प्रसिद्ध है जिनमें अधिकांश का निर्माण उन अनगढ़ पत्थर के बोल्डर्स से हुआ है जो इस काल की प्रारंभिक रचना के लिए प्रयुक्त होने वाली वास्तु सामग्री थी। इसी वैभार पर्वत की सप्तपर्णी गुहा, जिसका चित्र आप बाएं हाथ की पहले बड़े चित्र के रूप में देख रहे हैं, माना जाता है कि इसी सप्तपर्णी गुहा में अजातशत्रु के समय पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। वैभार पर्वत के ही पूर्वी या दाहिने हाथ की ढलान पर सोन भंडार नाम की 2 पहाड़ियाँ हैं जिनमें ऐसा माना जाता है जहाँ जैनियों की पूजा पद्धति और जैन तीर्थंकरों के पूजन का स्थान रहा होगा। यह उल्लेखनीय है कि राजगृह की ये पहाड़ियाँ जैन धर्म से संबंधित हैं क्योंकि यहाँ पर मुनि सुव्रत नाम के 20वें जैन तीर्थंकर के जन्म को माना जाता है। वैभार पर्वत और उसके स्थापत्य के महत्वपूर्ण हिस्सों के अलावा भी हम राजगृह की पहाड़ियों में ऐसी गुहाओं को देखते हैं जहाँ संभवतः बुद्ध ने वास किया होगा। छठागिरी पहाड़ या छठागिरी पर्वत पर निर्मित बुद्ध के आवास को एक गुफा या 2 गुहाओं के रूप में माना जाता है और इसी छठागिरी पर्वत की गृध्रकूट गुहा पर ही संभवतः पहली बार बिंबिसार ने गौतम बुद्ध से भेंट की थी। इस पर्वत को गृध्रकूट संभवतः बुद्ध के मानने वालों ने इसलिए कहा क्योंकि नैसर्गिक रूप से यहाँ एक चट्टान की प्राप्ति होती है जिसका स्वरूप बहुत कुछ गृध्र या गिद्ध जैसा दिखता है। राजगृह के स्थापत्य के जो अवशेष हैं उनका संबंध बुद्ध के जीवन के साथ है। साथ ही ये अवशेष बताते हैं कि कैसे सामान्य जनता ने बुद्ध को अपनी भावना अर्पित करने के लिए स्मारकों का निर्माण किया। आपके समक्ष जो चित्र है उसमें भी अनगढ़ पत्थर के बोल्डर्स के आधार पर निर्मित जीवकाम्रवन सजीव हुआ होगा कभी प्रसिद्ध वैद्य जीवक के द्वारा, जहां आम के बगीचे में बुद्ध के आराम के लिए उनके 12,500 भिक्षुओं के आराम के लिए एक विहार का निर्माण किया गया होगा। यहाँ खुदाई में दोनों ओर से वृत्ताकार लंबे वास्तु निर्माण का अवशेष प्राप्त होता है और यहीं इसी के समीप ही अभी जो गृध्रकूट बताया गया
उसका स्थान भी है। तो ये दोनों छठागिरी पर्वत पर विद्यमान वास्तु अवशेष हैं। ऐसे वास्तु अवशेष राजगृह की 5 पहाड़ियों से विभिन्न रूपों में मिलते हैं। तो प्राचीन दुर्ग के उत्तर में विद्यमान मणियार मठ नाम का जो स्थल है, उस स्थल में, यहाँ आप इस चित्र में उसे देख पाएंगे, उस स्थल में नाग की पूजा के अवशेष मिलते हैं। ये बताता है कि विभिन्न धर्मों और विभिन्न विश्वासों के आधार पर राजगृह विकसित होता रहा और नगर विन्यास की जिस योजना को कौटिल्य ने सोचा, जिसके ऊपर विचार किया, उसकी प्रेरणा में शायद इसकी रक्षा प्राचीनों ने अहम भूमिका निभाई होगी। कौटिल्य के दुर्ग विधान में पर्वतीय और औदक दुर्गों को सर्वाधिक महत्व दिया गया, यानी पर्वत से घिरे या जल स्रोतों से घिरे, जल साधनों से घिरे दुर्ग शत्रु द्वारा अविजित रहते हुए व्यापारिक उद्देश्यों से सर्वाधिक इस्तेमाल के हो सकते हैं। इस बात की परिकल्पना समक्ष उपस्थित उदाहरण के आधार पर ही कौटिल्य के मस्तिष्क में आई होगी और इसी के आधार पर उन्होंने अपने दुर्ग विधान का प्रतिपादन किया होगा। ये समस्त कलावशेष एक ऐसे ही पर्वतीय दुर्ग की सुरक्षित आबो हवा में पनप सकते थे, निर्मित हो सकते थे। जिस दूसरे नगर योजना के बारे में हमें बात करनी है वो है पाटलिपुत्र की नगर योजना। प्राचीन भारत के कुछ सुनियोजित नगरों में पाटलिपुत्र या पाटलिग्राम सबसे ऊंचा स्थान रखता है, न सिर्फ इसलिए कि ये एक योजनाबद्ध और शास्त्रीय रीति से बना हुआ शहर रहा, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसके शास्त्रीयता और योजना के आधार पर ही शायद यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन इतना सफल और वैभवशाली हो सका। तो गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र का वैभव न सिर्फ कौटिल्य के अर्थशास्त्र से बल्कि मेगास्थनीज की इंडिका से, एरियन के ग्रंथ से, एरियन के वर्णनों से, यूफेरियन के वर्णनों से हमें पता चलता है। फाहियान हुएनसांग इस मामले में पीछे नहीं रहते और कौटिल्य जिस रूप में, जिस गर्व के साथ इस नगरी का वर्णन करते हैं, इस नगरी का तो नहीं पर अपने दुर्ग विधान का जो वर्णन उपस्थित करते हैं, वो प्रकारांतर से या प्रक्षिप्त रूप से पाटलिपुत्र का ही वर्णन है। मेगास्थनीज खुले कंठ से इस शहर की प्रशंसा करते हैं और पर्सिपोलस, एकबताना, सूसा के नगरों से किसी मायने में इसे पीछे नहीं मानते। इतने वैभवशाली चौकोर आकृति नगर की योजना बनाने के लिए संभवतः अर्थशास्त्र के उस सिद्धांत का मुख्य हाथ था, मुख्य भूमिका थी, जिसमें वो 4 दिशाओं में विद्यमान द्वारों की और एक दूसरे को सीधी रेखा में काटती सड़कों की बात करते हैं। पुरातात्विक अवशेष पाटलिपुत्र नगर के स्वर्ण युग के कुछ चित्र उपस्थित करते हैं। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पाटलिपुत्र लकड़ी का बना वो बड़ा शहर था जिसकी सुरक्षा में लोहा और पत्थर ने अपनी जान लगा दी। पाटलिपुत्र की कुछ खुदाइयों में, जिनमें बुलंदी बाग की डॉक्टर D.B. स्पूनर द्वारा की गई खुदाई, जिसके प्रायोजक स्वयं टाटा समूह के चेयरमैन रहे, इस खुदाई का बहुत बड़ा योगदान है। हमें वास्तुशास्त्रीय ग्रंथों में समय समय पर साला प्रकार या साल की लकड़ी से बनी मजबूत चहारदीवारी के बारे में पता चलता है और ऐसी ही चहारदीवारी बुलंदी बाग के उत्खनन में हमें प्राप्त हुई। ये उत्खनन चहारदीवारी को लगभग 450 फीट लंबा खोदते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार इन
लकड़ी के मजबूत खंभों को समानांतर दौड़ाकर उनके बीच में लगभग 22 फुट की गहराई में लंबी चौकोर लकड़ियों की फर्श बना दी गई और कोनों पर इन खंभों को उस फर्श के उन पट्टों से जोड़ दिया गया। ये बड़ी दीवार बीच में निश्चित रूप से मिट्टी इत्यादि भर करके मजबूत कर दी गई होगी। पूर्व से पश्चिम की तरफ दौड़ाई गई इस दीवार को हम शहर के चारों ओर उसकी कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि दक्षिण या उत्तर की तरफ इसके घूम जाने के साक्ष्य भी मिलते हैं। खुदाई सीमित हुई, अवशेष सीमित मात्रा में मिले, लेकिन जिस वैभव का चित्र थोड़ा सा मिला वो प्राचीन पाटलिपुत्र के महान इतिहास को बताने के लिए काफ़ी है। इस शाला प्राकार के साथ साथ हमें उस लंबी नाली या सुरंग के चिन्ह भी प्राप्त होते हैं जो 6 फीट 3 इंच ऊंची और 3 फीट 5 इंच चौड़ी है। इस नाली अथवा सुरंग में भी लकड़ी के मोटे तख्त जो 6 इंच मोटे रहे होंगे, उन्हें अगल बगल खड़े किए गए लकड़ी के स्तंभों से जोड़ा गया और इस प्रकार बीच बीच में लोहे के 3 इंच या 3 इंच से लेकर लोहे की 2 फुट लंबी सलाखों या कीलों के माध्यम से उन्हें तख्तों में फंसा दिया गया। साथ ही इन 2 तख्तों के बीच या 2 पटरों के बीच 3 इंच चौड़ी लोहे की पत्तर लगाकर इस सुरंग को या नाली को पूरी तरीके से रोक दिया गया, बंद कर दिया गया। मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर, जिसको मेगास्थनीज जिसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि इसके स्तंभों पर सोने और रत्न जटित बेलें और उसमें फंसे शुक दिखते थे, तो ऐसी रचना वाले मौर्य राजप्रासाद के भी अवशेष विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जो कुम्हरहार नाम के स्थान से प्राप्त हुए। नालंदा जिले में विद्यमान इन स्थलों को पटना में कुम्हरहार से इस स्थल की खुदाई में एक 80 स्तंभों पर आधारित सभा भवन के भी साक्ष्य मिलते हैं, जिस से जुड़ी एक सीढ़ी नुमा आकृति ये दिखाती है, ये संकेत करती है कि पूरी प्रक्रिया कैसी रही होगी, जबकि दूर से ले आए गए स्तंभों को इस 80 स्तंभों पर आधारित बृहद सभा भवन में इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। ये वो चित्र है दाहिनी तरफ जिसे रिक्रिएट किया गया उस माहौल के अनुसार जो संभवतः कुम्हरहार में मौर्यकालीन सभा भवन का एक चित्र प्रस्तुत कर सकते हैं। शायद ये नगरी जल गई या किसी दुर्घटनावश यहाँ अग्निकांड हुआ और ये सभा भवन विनष्ट हो गया। सबसे लंबा स्तंभ जो वर्तमान समय में कुम्हरहार के साइट पर रखा गया है वो खड़ा रहा होगा, तो ऐसा दिखता होगा। और जिस लकड़ी के पटरों से बनी सीढ़ी का अवशेष मिलता है वो संभवतः इस प्रकार दिखती होगी कि उससे होकर इन स्तंभों को इस स्थान पर पहुंचाकर उसे लकड़ी के ही बेस में खड़ा करके और लकड़ी के छत से ढक दिया गया होगा। मौर्य पॉलिश या ओप
यहाँ दर्शनीय है और 72 स्तंभों की खुदाई 8 स्तंभों को पूर्ण करके 80 स्तंभों के इस हॉल की सूचना देती है। ये सभा भवन, जिसे एरियन ने कहा कि न कीमती वैभव से पूर्ण सूसा और न ही अपनी समस्त भव्यता को लिए एक बताना राजकीय प्रासाद वाले पाटलिपुत्र का मुकाबला कर सकते थे, इस सभा भवन का जो अवशेष आज मिलता है वो 32 फुट ऊंचे उन पत्थर के स्तंभों को उपस्थित करता है जिसके ऊपर छाजन रखा गया होगा। संभव है कि ये सभा भवन आसपास के भित्तियों से रहित बनाया गया होगा, खुले मंडप सरीखा होगा और 10-10 की 8 पंक्तियों में इनका विभाजन हुआ होगा। इसी के एक तरफ 2 अतिरिक्त स्तंभ लगाए गए जहां संभवतः शासक बैठते होंगे, राजगद्दी रही होगी और इस सभा भवन के ही बहुत निकट पार्श्व में स्पूनर महोदय को 7 चबूतरों की पंक्ति मिली जो सभा के स्तंभों के बिल्कुल समानांतर हैं। ये 30 फीट ऊंचे लकड़ी के तख्त 5 फीट 5 इंच की मोटाई के थे। इन्हें बराबर बराबर सतह पर रखकर और बगल से साल की लकड़ी से इन्हें टिकाकर बिल्कुल सावधानी से और बहुत ही मजबूती से जड़ दिया गया, जिससे किसी भी चोट को ये आसानी से सह सकते थे। भूमि के 15 फुट नीचे से मिले ये लकड़ी के लट्ठे संभव है कि इतने वृहद विशालकाय 32 फुट ऊंचे चुनार के बलुए पत्थर के स्तंभों को सभा भवन तक लाने के लिए प्रयुक्त हुए होंगे। इस चित्र में इन लकड़ी के तख्तों को हम देख सकते हैं जो संभवतः खुदाई के समय की फोटोग्राफ में आज प्राप्त हो रहे हैं। ये साक्ष्य हमें बताते हैं उस लेगेसी के बारे में जो पाटलिपुत्र और राजगृह से खुदाइयों के माध्यम से मिलते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसके समक्ष पहले के एग्जाम्पल्स, पहले के उदाहरण आदर्श के रूप में थे और जिसने स्वयं आने वाले समय में एक अविच्छिन्न आदर्श स्थापित किया, जिसके ग्रंथ के आधार पर अनेक पश्चातकालीन ग्रंथों की रचना हम पूर्व मध्यकाल तक देख सकते हैं। उसने दुर्ग के निर्माण के कई सिद्धांतों को प्रणयित किया, उनके विषय में बताया। कौटिल्य के अनुसार किसी दुर्ग का निर्माण किसी स्थल पर उस स्थल की आकृति के अनुसार गोल, चौकोर अथवा किसी अन्य आकार का हो सकता था। उनके अनुसार ये दुर्ग जो किसी नगर के रक्षा के निमित्त बनाए जाते थे, उस पर कंगूरे और अट्टालक होने चाहिए। पाटलिपुत्र के अवशेषों से भी हमें पता चलता है कि शाला प्राकार के इस जो शाला प्रकार था उसके परकोटे में लगभग 64 द्वार और 570 अट्टालक हुआ करते थे। अट्टालक या बुर्ज, यानी 64 एंट्रेंसेस एंड 570 अट्टालकाज। और इनमें रक्षा और प्रहार के लिए छोटे छोटे कंगूरे, छेददार कंगूरे बनते थे, जहाँ से तीरंदाज अपने तीर को साधकर नगर की रक्षा में हमेशा तत्पर रहते थे।
नगर के बीचों बीच राजप्रासाद की व्यवस्था की गई थी। और हमने टाउन प्लानिंग के एक अन्य वीडियो में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की कि राजप्रासाद और उसके इर्द गिर्द किन भवनों की व्यवस्था होनी चाहिए। राजप्रासाद और उसके अतिरिक्त कचहरी जो उसके ही निकट होनी चाहिए, ये केंद्रीय सभागार या मंडप भवन के आसपास बनाए जाने चाहिए। कौटिल्य विस्तार से इस बात की चर्चा करते हैं कि उत्तर से दक्षिण की तरफ नगर को काटने वाली सड़कों को मिलाते हुए प्रवेश द्वार बनाए जाएं, जिनमें मुख्य प्रवेश द्वार पर रथ को चलाए जाने की क्षमता होनी चाहिए, जिसके अतिरिक्त अगल बगल की सड़कों पर छोटे वाहन चलाए जा सकते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें परिखा या मोट की भी चर्चा मिलती है, और एक ही परिखा नहीं बल्कि 3-3 परिखाएं जो 10, 12 और 14 फीट की चौड़ाई की होनी चाहिए और जिनमें आपस में 4 हाथ की दूरी होनी चाहिए, ऐसी परिखाओं को शहर की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया होगा। और यही व्यवस्था हम अमूमन हर प्रकार के नगर में देखते हैं जो इस समय प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार शिशुपालगढ़ी या तक्षशिला या पाटलिपुत्र हमें इन परिखाओं से घिरे बृहदाकार फोर्ट्स या किलों को देखने का मौका मिलता है, जो निश्चित तौर पर कौटिल्य वाले आदर्श का पालन कर रहे होंगे। इसके अतिरिक्त कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें यह भी सूचना मिलती है कि रक्षा प्राचीर के भीतर सुरक्षा के लिए एक अन्य दीवार भी होनी चाहिए, जो सुरक्षा के लिए एक सहायक का कार्य कर रही हो। दुर्गों के जिन विभिन्न वर्गों का वो उल्लेख करते हैं, उनमें औदक, पर्वत, धानवन, वनदुर्ग मुख्य हैं। इनमें औदक और पर्वत दुर्गों को वो सबसे महत्व का बताते हैं। नगरियों में वो जनपद की राजधानी को स्थानीय के रूप में वर्णित करते हैं, जहां 800 गांवों के बीच में इस नगरी का चयन होना चाहिए। चयनित नगर एक हरित भूमि पर बसाया जाए जहां जल की सुविधा हो। स्थानीय के बाद द्रोणमुख नाम का नगर 400 गांवों के केंद्र में बनाया जाना चाहिए, और द्रोणमुख के संबंध में वे आगे बढ़कर कहते हैं कि यह नगर किसी जल स्रोत के निकट हो और बंदरगाह नगर की भूमिका में हो तो सर्वाधिक अच्छा है। द्रोणमुख के बाद खरवटिक नाम के नगर को वो 200 गांवों के मध्य बताते हैं, जहां पर रहते हुए ये नगर अपने आसपास के नगरों की निगरानी कर सकता था। इस प्रकार की व्यवस्था जो कई चरणों में नगरों और किसी राज्य को तोड़कर या उसके विभिन्न स्तरों पर सुरक्षा का इंतज़ाम करती है, वो एक सुव्यवस्थित योजना के अनुसार बसाई जाती थी। इसे हम बार बार देखते हैं, अन्य साहित्यिक साक्ष्यों में भी हम इसका उल्लेख प्राप्त करते हैं। तक्षशिला से और अतरंजी खेड़ा से ज्ञात उदाहरण शहर की साफ सफाई, गलियों और नगर के प्रबंधन का अत्यंत सुंदर उदाहरण है, जो निश्चित रूप से पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र की समृद्धि से प्रभावित हुए बिना नहीं रहे होंगे। इसके साथ ही हम देखते हैं कि पाटलिपुत्र के ये जो कुछ अवशेष हमें मौर्य सभागार, बुलंदी बाग के साल प्राकार के रूप में मिल रहे हैं,
ये आने वाले युगों में कौटिल्य के वास्तु संबंधी अनेक उदाहरणों को खोज कर निकालने की सशक्त संभावना उत्पन्न कर रहे हैं। धन्यवाद।